बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ एहसन अमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक नंबर 1.7 पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नेम है डायमेंशंस ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ये टॉपिक इस सेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है क्योंकि हमारी जो इस यूनिट 1 की एक्सरसाइज है उसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल और 3 से 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इसी टॉपिक पे बेस करते हैं। अगर आपको किसी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना आ जाए तो आपके वो न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को गौर से समझ लेना है। 15 से 20 मिनट की वीडियो है, फुल अटेंशन से देखें ताकि आपका ये टॉपिक जो है अभी इसी 15 से 20 मिनट में जो है क्लियर हो जाए। तो इस टॉपिक में हमने देखना है कि सबसे पहले कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन होती क्या है, मतलब डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है। हमें कोई फार्मूला दे दिया जाए तो उसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। इसके अलावा नीचे एक होमोजीनिटी ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटी है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल दिया गया है, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसका कॉन्सेप्ट भी आपको दिया जाएगा। उसके अलावा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, मतलब डायमेंशंस आपको अगर दे दी जाएँ तो उससे आप कोई फार्मूला कोई डिराइव करना हो तो वो कैसे डिराइव करेंगे, ये भी आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट पे जो है हम पढ़ेंगे कि इस डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है, मतलब इसकी हदूद क्या है। हर चीज़ की लिमिटेशन होती हैं, हर चीज़ की जैसे लिमिटेशन होती है तो डायमेंशनल एनालिसिस की जो लिमिटेशन है वो क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चूँकि बुक अभी प्रिंट होके नहीं आई, सिर्फ पीडीएफ आया, तो मैंने उसका प्रिंट ले लिया ताकि आपको जो है मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ ये टॉपिक। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। में लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बयान कर सकते हैं by familiar properties such as mass, length, time, electric current. These measurable properties are called dimensions. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर फिजिकल क्वांटिटी को जो है ना हम डायमेंशन कंसीडर कर सकते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज जो हम पढ़ते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इनके यूनिट्स क्या होते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, करंट का यूनिट एम्पेयर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर की जाती है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला जिसका सिंबल होता है CD। अब इनकी डायमेंशंस क्या है, क्योंकि हमने कहा है ना कि हर बेस क्वांटिटी जो है वो एज अ डायमेंशन कंसीडर की जाती है। तो लेंथ के लिए जो डायमेंशन है वो है कैपिटल L। याद रहे डायमेंशन को कैपिटल में लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो ये बुक में भी लिखा हुआ है। मैथ्स के लिए जो आपने डायमेंशन यूज करनी होती है वो है कैपिटल M सिंबल है और रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। टाइम के लिए हमने कैपिटल T लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, करंट के लिए एम्पेयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टेम्परेचर के लिए K, और इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल n, और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसके लिए हमने जो डायमेंशन लिखनी होती है वो होती है कैपिटल J विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये है हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है। इसमें जो पहली तीन है, लेंथ, मास, टाइम, ये आपने मेनली याद रखनी है कि लेंथ की डायमेंशन जो है वो कैपिटल L है, मास की कैपिटल M है, और टाइम की कैपिटल T है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इनको लिखना है। इन्हीं तीन की बेस पे जो है हमारे मेजॉरिटी जो फार्मूलाज हैं जो फर्स्ट ईयर में हमारे हैं वो सारे इसी पे ड्राइव होने हैं। तो अब जितनी भी क्वांटिटीज होंगी ना हमारे फार्मूलाज में जिनका यूनिट मीटर होगा, हम उसके लिए डायमेंशन क्या लिख दिया करेंगे, कैपिटल L। फॉर एग्जांपल रेडियस का यूनिट मीटर है, डायमेंशन होगी उसकी L। लेंथ का यूनिट मीटर है, डायमेंशन होगी L। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, मोमेंट आर्म का यूनिट मीटर है। इन सब के लिए हम डायमेंशन एक ही यूज करेंगे, वो क्या होगी, L, कैपिटल L हम लिख देंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए तो कैपिटल M वही सही है, किलोग्राम जहाँ आएगा कैपिटल M लिख देंगे। तो जिसका भी यूनिट मीटर होगा ना, मीटर काफी ज्यादा जो है क्वांटिटीज का यूनिट आता है मीटर, तो उसकी जगह आपने कैपिटल L डायमेंशन लिख दिया करनी है। तो यहां से लेके यहां तक तो जो है ये डायमेंशन की थी डेफिनेशन। डायमेंशंस डील विद द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि डायमेंशंस डील विद द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखिए दो तरह की नेचर होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव नेचर, एक होती है क्वालिटेटिव नेचर। जो डायमेंशंस हैं ये हमें क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताती हैं, और जो यूनिट्स होते हैं ना वो हमें क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिट है
लेंथ का चले लेते हैं। लेंथ का यूनिट हमें पता है क्या होता है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है। यूनिट हमें क्वांटिटेटिव नेचर कैसे बताते हैं? फॉर एग्जांपल लेंथ है, अब हमारे पास लेंथ, अगर तो लेंथ है बहुत बड़ी तो उसको हम किस में मेजर करते होते हैं? उसको हम मेजर करते हैं मीटर में। लेकिन अगर लेंथ छोटी है फिर हम उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। लेकिन अगर लेंथ बहुत ज्यादा छोटी है तो फिर हम उसको अगर लेंथ बहुत ज्यादा छोटी है तो फिर हम उसको मिलीमीटर में मेजर कर लेते हैं। तो ये हमें मतलब यूनिट जो है हमें ये बताते हैं कि किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में। अगर क्वांटिटी बड़ी है तो मीटर ले लो, क्वांटिटी छोटी है तो सेंटीमीटर ले लो, अगर उससे भी छोटी है तो मिलीमीटर ले लो। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव नेचर। तो ये जो यूनिट होता है ना, ये जो यूनिट होते हैं ना क्वांटिटीज के, ये हमें क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बताते हैं। अब जो डायमेंशंस होती है ये क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताती है, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है। वो कैसे? अब देखिए लेंथ की जो डायमेंशन है ना वो बस कैपिटल एल है। अब हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, मिलीमीटर में दी हुई है या मीटर में दी हुई है। हमारा उसकी क्वांटिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें बस इतना पता है लेंथ है, उसकी क्वालिटी है कि हमने उसकी डायमेंशन जो है कैपिटल एल लेनी है। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव नेचर। इसी तरह मैथ है, वो ग्राम में है, चाहे किलोग्राम में है, चाहे मिलीग्राम में है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हमने उसकी डायमेंशन जो है, हमने उसकी क्वालिटी लेनी है कैपिटल एम में बस। ये है जी क्वालिटेटिव नेचर। तो यूनिट हमें क्वांटिटेटिव नेचर बताते हैं, डायमेंशंस हमें क्वालिटेटिव नेचर बताती हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, खास तौर पे जो एंट्री टेस्ट में आते हैं एमसीक्यूज। तो अब हम जो है डायमेंशंस निकालना जो है प्रॉपर सीखते हैं। डायमेंशन हम किसी चीज की कैसे निकालेंगे? सबसे जो आसान फार्मूला है स्पीड, स्पीड की डायमेंशन निकालनी है। सबसे पहले मुझे इसका ना फार्मूला पता होना चाहिए। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये क्या बन जाता है? मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की हमें डायमेंशन लिखनी है तो वो कैसे हो जाएगी? अभी मैं स्टार्ट में आपको बताया कि मीटर जब भी आएगा ना तो उसकी डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एल। ठीक है। और टाइम के लिए डायमेंशन, सेकंड यूनिट टाइम का है ना, तो टाइम के लिए हम कैपिटल टी लिखते हैं, ऊपर -1 डाल देंगे। ठीक है। ये दोनों डायमेंशन देखिए हमने यहाँ से ली है। लेंथ, मीटर के लिए हमने डायमेंशन कैपिटल एल लेनी होती है और सेकंड के लिए क्या हम लेते हैं? कैपिटल टी। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे। एल टी -1 इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब अगर हमने कोई और निकालनी है, एक्सेलरेशन की निकालनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट चूंकि सेम है, मीटर पर सेकंड है। अब स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट चूंकि सेम है, वो कितना है? स्पीड का और वेलोसिटी दोनों का मीटर पर सेकंड है। टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? पर सेकंड। सेकंड ऊपर जाके जब पर सेकंड बन जाएगा तो ऑलरेडी पर सेकंड तो पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब इसकी डायमेंशन लिखने की नहायत आसान डायमेंशन लिखना। मीटर की जगह कैपिटल एल लिख देंगे, टाइम सेकंड की जगह टी लिख देंगे, ऊपर -2 डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इनको इकट्ठा कर लेंगे तो एल टी -2 इज द डायमेंशन आ जाएगी एक्सेलरेशन। एल टी -2 डायमेंशन आ जाएगी एक्सेलरेशन की। इसी तरह अगर हम फोर्स की डायमेंशन निकालें, फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। अब मैथ्स के लिए जो डायमेंशन यूज होती है, हमने पढ़ा हुआ शुरू में टेबल पढ़ा है, कैपिटल एम मैथ्स के लिए यूज होता है। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने ये निकाली है तो ये साथ लिख दें एक्सेलरेशन की जगह एल टी -2। तो ये क्या बन जाएगी? फोर्स की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी एम एल टी -2, सबको कंबाइन करके एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो ये मेरे को फोर्स की डायमेंशन आ गई। फोर्स की डायमेंशन जो है आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए। एम एल टी -2 ये काफी जगह यूज होती है। अब हम कुछ और फार्मूलाज लेके उनकी डायमेंशन निकालते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। वर्क की निकाल लेते हैं। W इज इक्वल टू फार्मूला होता है एफ डॉट डी, फार्मूला होता है एफ डॉट डी वर्क का। ठीक है। अब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स की भी मैंने पीछे निकाली, मैंने कहा था उसको जुबानी भी याद कर रहे, तो हमने वो जुबानी याद की हुई है। एम एल टी -2 यहाँ लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और मीटर के लिए हमने कैपिटल एल लिखना होता है। तो ये कितना हो जाएगा? एम एज इट इज आ जाएगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, टी -2, इनको इकट्ठा करके एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो ये डायमेंशन होगी। कैपिटल वर्ड में लिख के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, इसको बोलते हैं डायमेंशन। तो हमारी डायमेंशन आ गई। कोई और फार्मूला अगर देखें, पावर का देखें, अगर पावर होता है W ओवर टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब वर्क की डायमेंशन क्या होती है? अभी हमने ऊपर निकाल ली है दोबारा, एम एल स्क्वायर टी -2, ये डायमेंशन लिख देंगे हम वर्क की।
और नीचे टाइम है, टाइम के लिए सेकंड यूनिट होता है, सेकंड की डायमेंशन कैपिटल टी होती है, तो ये टी ऊपर जाकर टी -1 हो जाएगा, -2 -1 -3, तो ml² टी -3 ये डायमेंशन आ जाएगी पावर की। इसी तरह आप कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ फॉर एमसीक्यू के डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से डील करता है। तो ये एमसीक्यू टाइप चीज है, इसको आपने लाजमी पढ़ लेना है, याद रखना है। अब उसके बाद वही बता रहा है द क्वांटिटी सच आर लेंथ, डेप्थ, हाइट, डायमीटर, लाइट ईयर ऑल मेजर्ड इन मीटर एंड डोनेटेड बाय द सेम डायमेंशन। इन सब की डायमेंशन सेम है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। वो क्या है जी, कैपिटल एल है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। इसी तरह अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे मैस है, टाइम है, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इनकी डायमेंशन क्या है? मैस के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, एम्पेयर करंट के लिए ए, टेम्परेचर के लिए वो थीटा। तो ये मैं डायमेंशन बता दी, हमने ऑलरेडी पढ़ भी ली है। दीज 5 डायमेंशन हैव बीन चूजन एज अ बीइंग बेसिक बिकॉज दे आर इजी टू मेजर इन एक्सपेरिमेंट। तो ये क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली भी बड़ा आसानी से फाइंड कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए बेसिक डायमेंशन यही है। बाकी उसके बाद ये फार्मूले में उसने डिराइव करना सिखाया है, वेलोसिटी कैसे डिराइव करना है मैंने कर दिया आपको, एक्सेलरेशन का भी करा दिया है, फोर्स का भी करवा दिया है। तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी उसके बाद ये है कि होमोजीनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, इससे क्या मुराद है? देखिए डायमेंशनल एनालिसिस से ना हम कोई इक्वेशन जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करके हम देखते हैं कि ये वाकई इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसको बोलते हैं होमोजीनिटी प्रिंसिपल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन ये कितना लिखना होगा? द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कैन बी चेक्ड by showing that dimension of the quantities on both sides of the equation are same. This is known as principle of homogeneity. तो जिसमें हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करते हैं कि ये इक्वल है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल भी दी गई है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। सपोज एक कार है जो स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। एंड इट कवर सम डिस्टेंस एस इन टाइम टी एंड एक्सेलरेशन ए, वो कोई एक्स ऐसा डिस्टेंस कवर करती है, टाइम टी लगाती है और एक्सेलरेशन कितना उसका ए है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो हमें पता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन में मोशन होती है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 है, तो हमारा ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? सारा 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 आ जाएगा, तो 1/2 ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। तो अब हमने ना ये इक्वेशन चेक करनी है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, मतलब एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, दोनों की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और मीटर के लिए जो डायमेंशन है वो क्या होती है? कैपिटल एल। तो यहाँ पे लिख देंगे ये लेफ्ट हैंड साइड एल है। अब यहाँ पे हमने प्रूव करना है, इसका आंसर भी एल ही आए। ये जितनी भी वैल्यूज होती है ना, 1 2 3 या पाई हो गया या ई की वैल्यू, कोई भी वैल्यूज जो है न्यूमेरिकल फैक्टर है, उसकी डायमेंशन नहीं होती। तो उनकी डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन में इग्नोर हो जाते हैं। मतलब हमारे पास जस्ट रह जाएगा ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? अभी पीछे निकाली है, एल टी -2, ठीक है। टाइम के लिए क्या होती है डायमेंशन? टाइम का यूनिट सेकंड है, और सेकंड के लिए कैपिटल टी लिखते हैं, अब उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये देखें, हमारे पास आ जाएगा एल टी -2, और ये भी टी की पावर, ये +2 है, -2 +2 दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर ऐड हो जाएगी, -2 +2 ये खत्म हो जाएंगे। और टी की पावर 0, टी की पावर 0 1 के इक्वल होती है। किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास जस्ट एल रह जाएगा। तो इधर हमारे पास पहले ही कैपिटल एल ही डायमेंशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई प्रूव। तो ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें हम किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल डायमेंशनली प्रूव करते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके बाद है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, कि डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए हम कोई फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशनैलिटी कैन बी यूज्ड टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करने में भी हमारी मदद करती हैं। बाय करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन विच द क्वांटिटी डिपेंड। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि हमें वो जो क्वांटिटी जिसका हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, वो उस फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस पता होनी चाहिए कि किस किस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है इस चीज को समझाने के लिए। डिराइव अ फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, हमने डिराइव करना है
जो कि एक बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि 9th क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। और हमने अज्यूमिंग दैट हमें ये बता दिया गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये हमें बता दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिपेंड अपॉन मास, रेडियस एंड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड तो तीन चीजों पे वो डिपेंड करती है। फार्मूला हमने डिराइव करना है। तो ये हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो है हमने डिराइव करना है। हमें बता दिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करती है, इसके अलावा स्पीड पे डिपेंड करती है और रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये हम प्रोपोर्शनलिटी एक बना लेंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब इनके ऊपर कोई ना पावर भी डाल देंगे। जाहिर बात है जब भी कोई हम वैल्यू लिखते हैं उसके ऊपर वन पावर तो मौजूद ही होती है। अब हमें अभी कंफर्म नहीं है कि इस पे पावर वन ही है, ये टू भी है, यही तो हमें निकालनी है इसमें। इसी के जरिए तो फार्मूला प्रूव होना है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये पावर आपने जो है कोई भी फार्मूला ऐसे करके प्रूव करने के लिए दे दिया जाए और जो फैक्टर्स बता दिए जाएंगे आपको, इन पे वो चीज डिपेंड कर रही है, तो उनके ऊपर आपने ये पावर लिख लिया करनी है, ए बी और सी। अभी हम इनकी वैल्यू निकालेंगे ए बी और सी की। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जाहिर बात है इक्वेशन है, तो इक्वेशन बनाने के लिए इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करके हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, लेट हम लिख लेते हैं वो कांस्टेंट है, बस ए भी लिख लेते होते हैं या हम कांस्टेंट लिख लें, बाकी एज इट इज लिखते हैं एम पावर ए वी पावर बी आर रेज टू पावर सी। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि जो कांस्टेंट होते हैं ना, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये इग्नोर कर देंगे। बाकी जो इक्वेशन हमारी रह जाएगी ना, अब उसको हम लिखते हैं डायमेंशन की फॉर्म में। तो डायमेंशन के लिए हम बस स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते होते हैं, तो इस तरह हो जाएगा एम की पावर ए स्क्वायर ब्रैकेट वी की पावर बी स्क्वायर ब्रैकेट आर रेज टू पावर सी और स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमने ये डायमेंशन की फॉर्म में लिख लिया इस इक्वेशन को अपनी। तो अब इनकी डायमेंशन लिखते हैं। मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम और उसकी पावर ए। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन है, पावर उसकी बी। और रेडियस के लिए जो डायमेंशन होती है, रेडियस के लिए मीटर है, और मीटर के लिए मैंने बताया जब भी मीटर है तो डायमेंशन कैपिटल एल होती है और पावर कितनी है उसकी सी हो जाएगी, तो उसकी पावर आ जाएगी सी। तो अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास एम की पावर ए। अब ये बी पावर देखें इस एल के ऊपर भी है और इस टी के ऊपर भी है, तो ये बन जाएगा एल रेज टू पावर बी टी रेज टू पावर माइनस बी और एल रेज टू पावर सी। ठीक है, तो अब हम इसको मजीद सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, एम रेज टू पावर ए। अब देखिए ये लेंथ से आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएगी, तो एल की पावर बन जाएगा बी प्लस सी और टी की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस बी। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। स्टार्ट मैंने निकाल भी दिए, दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ। एफ इज इक्वल टू फार्मूला होता है एम ए, तो मैथ्स के लिए होती है डायमेंशन, मैथ्स की डायमेंशन होती है कैपिटल एम और साथ में एक्सेलरेशन की होती है एल टी माइनस टू। ठीक है, तो एम एल टी माइनस टू डायमेंशन होती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे फोर्स की डायमेंशन, यहाँ पे लिख देंगे एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो अब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे हम यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की इक्वल होती है, तो अब इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, तो हम तो इनकी पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 1। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, यहाँ l की पावर 1 है और यहाँ l की पावर है b प्लस सी, तो अब आ जाएगा, तो इनकी पावर्स को इक्वल करके लिखने b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह लास्ट पे आप देखें, यहाँ t की पावर माइनस बी है, यहाँ t की पावर माइनस टू है, तो हम लिख सकते हैं माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस टू कट जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, दो वैल्यू तो हमारी बिल्कुल क्लियर है, a1 आ गया b2 आ गया, मसला सिर्फ c का है, c का नहीं पता। c के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ b की वैल्यू लगा देंगे, b की वैल्यू 2 यहाँ लगा देंगे, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू सी को अकेला कर लेंगे, 2 उधर जाके माइनस टू हो जाएगा, 1 माइनस टू 1, तो c भी आ गया। ठीक है, c माइनस 1 आ गया, a हमारे पास 1 आया था और b हमने फाइंड कर लिया, b हमारे पास आया था माइनस b2 आया था, b2 के इक्वल आया था। देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब वो तीनों एबीसी की वैल्यू जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन बनाई थी ना, इसमें हम पुट कर देंगे। तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है, वैल्यू सिर्फ लगा दें। कांस्टेंट की चूंकि डायमेंशन नहीं होती, इसलिए कांस्टेंट वैसे ही इग्नोर हो जाता है डायमेंशन एनालिसिस में।
तो m की पावर 1, v की पावर कितनी आ जाएगी, b 2 है तो b की जगह 2 लिख देंगे, और r की पावर कितनी है, c किसके इक्वल है, -1 के। अब -1 का मतलब यह है कि ये बटे में है, हमारे पास ये बटे में है, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर, और ये बटे में चला जाएगा आर। तो यही फार्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब देखिए हमने डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए फार्मूला डिराइव कर लिया, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस लास्ट में टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा है जब पेपर होंगे, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस आया तो ये पेपर में क्वेश्चन आया करेगा। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है। देखिए लिमिटेशन एक तो हमने बार बार अभी पढ़ी है कि ये कांस्टेंट के डायमेंशन के बारे में नहीं बताता। अब फार्मूला है ना, अगर टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट, तो ये 2 पाई जो आ रहा है ना उसमें उसकी डायमेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता, एक ये इसका प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है डायमेंशन एनालिसिस का क्या इशू है, डायमेंशन एनालिसिस का जो लिमिटेशन क्या है, तो डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन है, दिस मेथड कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर द इक्वेशन इज रॉन्ग। ये हमें ये नहीं बताता कि इक्वेशन में गलती कहाँ पे है। इवन इफ एन इक्वेशन इज प्रूव करेक्ट, अगर हम डायमेंशनली कोई इक्वेशन प्रूव करेक्ट कर भी लेते हैं ना, जैसे कि हमने कुछ की भी है, वी कैन ओनली से दैट इक्वेशन माइट बी करेक्टेड। हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन हो सकता है करेक्ट हो, 100% श्योरिटी से हम नहीं कह सकते कि इक्वेशन करेक्ट ही है। फॉर द रीजन दैट, इसकी वजह ये है, द मेथड डज नॉट प्रोवाइड द चेक ऑन एनी न्यूमेरिकल फैक्टर और कांस्टेंट, क्योंकि ये हमें कांस्टेंट जो सार लिखे होते हैं, कांस्टेंट किसी इक्वेशन में जो आ रहे होते हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता। दैट कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, तो उनको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही मेजर कर सकते हैं वो जो कांस्टेंट है। और प्लॉटिंग सम सूटेबल ग्राफ, या कुछ सूटेबल ग्राफ प्लॉट कर लें उन वेरिएबल्स के दरमियान। तो यहाँ से एक बात पता चल गई कि जो डायमेंशन एनालिसिस से हम प्रूव करते हैं ना कि इक्वेशन करेक्ट है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% करेक्ट ही है, हो सकता है वो फिजिकली इक्वेशन रॉन्ग हो, लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है वो फिजिकली भी हमेशा रॉन्ग ही रहेगी। अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट लेकिन फिजिकली रॉन्ग होगी। एक ना इक्वेशन कंसीडर करते हैं एफ इज़ इक्वल टू एम ए थीटा, ये एक लेट की इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इनकी डायमेंशंस लिखते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, ये बार बार हमने पहले भी निकाली है तो मैंने डायरेक्ट लिख दी है। मैथ की डायमेंशन अब क्या होती है, मैथ के लिए हम लिखते होते हैं कैपिटल एम, ठीक है, मैथ के लिए कैपिटल एम लिख दिया। एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 होता है, वो लिख दिया। अब थीटा क्या होता है, थीटा का फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी हम डायमेंशन लिख लेते हैं, ये एम एज इट इज़ आ जाएगा, एल टी माइनस 2 ये इकट्ठा कर लेंगे, एम एल टी माइनस 2 बन जाएगा। इधर भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे एम एल टी माइनस 2 ही है, ठीक है। अब एस देखें, एस की जगह पे हम लिखेंगे लेंथ, एस डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, मीटर के लिए डायमेंशन एल, नीचे रेडियस है, रेडियस का यूनिट मीटर है, मीटर के लिए डायमेंशन एल। अब एल से एल देखें कट गया। अब अगर आप ये देखें, ये इक्वेशन जो है ना ये डायमेंशनली करेक्ट प्रूव हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड की इक्वल आ चुकी है, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली रॉन्ग है। फिजिकली फिजिक्स में ऐसी कोई इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। एफ इज इक्वल टू एम ए थीटा आपने कभी सुना है? तो ये इसलिए जो है ये इसकी लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होने के बावजूद फिजिकली रॉन्ग होती है। तो ये था आज का टॉपिक, जितना इजी वे में हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।